जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई आज एक नए टॉपिक की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक टॉपिक है एनसीसी के बारे में, जो उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए कैरियर को लेकर चिंतित है, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज लेवल में पढ़ रहे हैं और जो अपने करियर को लेकर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है कि हम किस तरीके से एनसीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर और उनके जरिए कैसे हम आर्मी से संबंधित या पुलिस से में कैसे हम भर्ती हो सकते हैं, उनपे हमारे को कितनी छूट है, ये है क्या चीज, इसके बारे में हम गहराई तक जानेंगे और ये आपके करियर को लेकर बहुत बहुमूल्य होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो के अंत तक देखें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। आज हम जानेंगे कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, एनसीसी आखिर है क्या चीज, एनसीसी करने के फायदे क्या क्या हैं, एनसीसी कौन सी क्लास में ज्वाइन करना चाहिए या इसमें कितनी उम्र हो, एनसीसी कितने वर्ष का होता है, एनसीसी में कितने सर्टिफिकेट होते हैं, क्या एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट लेने के बाद एनसीसी ए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, एनसीसी में फीस कितनी लगती है, क्या एनसीसी ज्वाइन करने के लिए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होना जरूरी है, क्या आईटीआई स्टूडेंट भी भर्ती हो सकते हैं, एनसीसी भर्ती में क्या क्या प्रोसेस है या भर्ती प्रक्रिया क्या है, क्या गर्ल्स भी भर्ती हो सकती है, एनसीसी के लिए क्या हॉस्टल में रहना जरूरी है, मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, क्या एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूं, ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं है। आज हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये फायदा आपको 100% होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो अब इसी चीज को लेके हम आगे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अंत तक देखोगे तो कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको ये संशय में डाले कि हमारे को इसका बेनिफिट कहाँ है या हम कैसे कर सकते हैं। आपका करियर के लिए बहुत बहुमूल्य होने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि एनसीसी की फुल फॉर्म। एनसीसी को हम कह सकते हैं फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, या हिंदी में कहें कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। दूसरी बात करते हैं कि एनसीसी आखिर है क्या चीज। एनसीसी को हम कह सकते हैं एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स तीनों सेनाओं का एक संगठन है, जो कि प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई है कि हम पहले से प्लान कर सकें और सर्विस को चुन सकें। अब दूसरी बात करते हैं कि एनसीसी में, या हम कहें कि एनसीसी करने के फायदे क्या है। एनसीसी का संगठन बाद में देखेंगे, पहले इसकी मेन चीज है कि फायदे बता देता हूं। एनसीसी के फायदे में अगर चले तो सबसे पहले है कि एनसीसी सर्टिफिकेट के जरिए जल सेना, नौसेना और सेना में प्रवेश पाने में मदद मिलती है। इसके प्रमाण पत्र के जरिए सेना में बिना प्रवेश परीक्षा के ही एंट्री ले सकते हैं, जो कि सेना में प्रवेश पाने के लिए मुश्किल पड़ाव होता है। दूसरा पॉइंट है कि बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो एनसीसी कैडेट को एडमिशन देने में छूट देती है। तीसरा पॉइंट करूं कि ये सर्टिफिकेट आपको उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिला सकता है। अगर चौथा पॉइंट करूं कि एनसीसी कैडर के लिए आर्मड फोर्स में सीट रिजर्व होती है। ऐसे में आपको सिर्फ मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू पास करना होता है। अगला पॉइंट करूं कि एनसीसी सर्टिफिकेट के जरिए आपको भारत और राज्य सरकार में नौकरी, या मैं कहूं सरकारी नौकरी, खासकर पुलिस विभाग में नौकरी पाने में आसान होता है। तो ये मैं मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि एनसीसी सर्टिफिकेट करने के फायदे क्या है। और भी छोटे छोटे फायदे हैं जो आप डिटेल से फिर कभी वीडियो बनाएंगे।
हम चर्चा करते हैं कि एनसीसी में जो बनावट है उसमें विंग्स कितने होते हैं। एनसीसी में 3 विंग्स होते हैं, आर्मी विंग्स, दूसरा है नेवल विंग्स और तीसरा है एयर विंग्स। सबसे पहले बच्चों का जो प्लान करते हैं उसमें जो पहले अगर आपने जो चिंतित है कि भाई मेरे को क्या चीज चुनना है, तो जो अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहता है तो वो आर्मी विंग्स को चूज करें, अगर नेवी में जाना है तो नेवल विंग्स को चूज करें, और अगर एयर फोर्स में जाना तो एयर विंग्स को चूज करें। तो ये आपको पहले प्री प्लान करना है। तो ये 3 विंग्स होते हैं, इन 3 विंग्स में से कौन सा चूज करना है आपका खुद का प्री प्लान है। दूसरी बात करूं कि एनसीसी में जो डिविजनल कौन कौन से होते हैं। अगर एनसीसी के डिविजनल की बात करें कि 2 डिविजनल होते हैं इसमें, एक तो जूनियर डिविजनल जिसको हम जूनियर विंग्स भी बोल सकते हैं, और जूनियर डिविजनल को शॉर्ट में कह सकते हैं जेडी, और जूनियर विंग्स को कह सकते हैं शॉर्ट में जेडब्ल्यू। और दूसरा पार्ट होता है सीनियर डिविजनल या सीनियर विंग्स भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें कि ये जूनियर डिविजनल और सीनियर डिविजनल कहां से कहां तक होता है। जो जूनियर डिविजनल है वो 9th और 10th में होता है, जो कि स्कूल लेवल में होता है, वो जूनियर डिविजनल या जूनियर विंग्स होता है। और सीनियर डिविजनल पे बात करें तो ये कॉलेज लेवल में होता है, जो कि 11th से 11th 12th फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक होता है। इसमें बीई या बीटेक वाले भी इसमें शामिल हैं, वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, एनसीसी कौन से क्लास में ज्वाइन करना चाहिए या उसमें उम्र कितनी होती है। तो अगर इस पे बात करूं कि एनसीसी में वैसे मैं अभी बताया हूं कि जूनियर डिविजनल जो होता है वो होता है स्कूल लेवल पे, कि ये 9th और 10th 2 साल में हम कर सकते हैं, या 8th क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बेहतर टाइमिंग है आपको 9th क्लास में, क्योंकि जूनियर डिविजनल जो होता है फर्स्ट ईयर जो होता है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 9th क्लास में ट्रेनिंग मिलेगी, बेसिक ट्रेनिंग होता है, और 10वीं क्लास में आपको सर्टिफिकेट ए मिलेगा। तो जो 2 साल का होता है कोर्स। अगली मैं बात करूं सीनियर डिविजनल, जो कि 10वीं से ऊपर कॉलेज लेवल में बात कर सकते हैं, जो अभी बताया कि 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या बी या बीटेक भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी ईयर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टाइमिंग है 11th या 12th। अगर 11th में नहीं कर पाए तो 12th वैसे कर सकते हैं, आगे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टाइम है 11th और 12th। अभी मैं एज की बात करूं, अगर स्कूल लेवल में हम जूनियर डिविजनल में बात करते हैं, अगर एडमिशन की बात करें तो इसमें 12 से लेके 18.5 वर्ष तक का टाइम है। इस ड्यूरेशन में इस एज में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कर सकते हैं स्कूल लेवल पे, जो सर्टिफिकेट ए के लिए लागू है। अब 10वीं से ऊपर की बात करें सीनियर डिविजनल की, सीनियर डिविजनल है 18.5 वर्ष से 26 साल तक, लास्ट एज है इसकी 26 साल। इसके बाद में ये एनसीसी सर्टिफिकेट लागू नहीं है, एडमिशन नहीं ले सकते, ये हम कर नहीं सकते। तो ये कॉलेज लेवल में हो गया। अब अगला हम डाउट्स क्लियर करते हैं कि एनसीसी आखिर होता कितने वर्ष का है। टोटल मैं बता दूं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए जो हम जूनियर डिविजनल बोलते हैं उसका टोटल 2 साल का पीरियड होता है। उसमें पहले साल में जनरल ट्रेनिंग दी जाती है और सेकंड ईयर में उसका सर्टिफिकेट मिलता है 10वीं के एंड में, वो आपको ए सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर सीनियर डिविजनल की बात करें तो ये 3 साल का सर्टिफिकेट होता है, 3 साल का कोर्स होता है। उसमें पहले साल जनरल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में सेकंड ईयर में आपको सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट बी मिलेगा, और थर्ड ईयर या फाइनल ईयर बोल सकते हैं उसमें सर्टिफिकेट सी मिलेगा। अब अगली बात करें तो आखिर एनसीसी सर्टिफिकेट होते कितने हैं। अभी एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट ए,
सर्टिफिकेट बी और एनसीसी सर्टिफिकेट सी। तो ए सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल लेवल, जो कि 9th और 10th में वो स्कूल लेवल का होता है, जूनियर डिविजनल लेवल में बोलते हैं। और दूसरा है सीनियर डिविजनल में होता है सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। ऐसे करके टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं। इन तीनों सर्टिफिकेट का अपने अपने जगह अलग अलग फायदा है, तो वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। चलो अगली बात करते हैं कि क्या एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट लेने के लिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये बहुत से बच्चों का सवाल है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर सर्टिफिकेट ए नहीं कर पाया, जूनियर डिविजनल में नहीं कर पाया एनसीसी, वो सीनियर डिविजनल में सर्टिफिकेट बी और सी के लिए कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करूं कि एनसीसी में ज्वाइनिंग के समय फीस कितनी लगती है, ये बहुत से बच्चों का सवाल है। तो अभी मैं बता दूं कि इसमें एनसीसी में ज्वाइनिंग के लिए इसमें कोई फीस लागू नहीं है, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसमें एक एनसीसी के बारे में जो साइट पे देख सकते हो, इसमें लाइन क्लियर लिखी हुई है कि नो फीस आर टू बी पेड, कि इसमें आपको कोई फीस लागू नहीं है। कि हाँ, एक अगली लाइन में लिखा है कि ए टोकन अमाउंट ऑफ मनी एज ईयरली रेजिडेंटल सब्सक्रिप्शन आर कैडेट वेलफेयर सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एवरी कैडेट। मतलब कि आपको कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के योगदान के लिए कुछ टोकन राशि आपको देना पड़ेगा, जो आपकी कंपनी या कॉलेज या एनसीसी यूनिट के आपको जरिए आपको पता चल जाएगा। तो वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, माइनर अमाउंट है, तो वो बड़ा इशू नहीं है और ऑथराइजेशन से ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसमें आपका बाकी एनसीसी में एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको बता दिया कि मेंटेनेंस का है, वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अगला सवाल की बात मैं करूंगी, क्या एनसीसी ज्वाइन करने के लिए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होना जरूरी है? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि जी हाँ, इसके बारे में बता दूं कि आप जिस टाइम पे एनसीसी कर रहे हैं उस टाइम पे आपको किसी न किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन होना जरूरी है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उस टाइम पे भी एडमिशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए एडमिशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्या आईटीआई स्टूडेंट भी भर्ती हो सकते हैं? ये बहुत से बच्चों का सवाल है कि बिल्कुल, कि आपको आईटीआई जो स्टूडेंट है किए हुए वो बच्चे भी भर्ती हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो ओपन भर्ती से ज्वाइन कर सकते हैं, जो बटालियन से निकलती है। उसके लिए आपको एनसीसी बटालियन से संपर्क रखना पड़ेगा, बाकी आप बिल्कुल आईटीआई वाले कर सकते हैं ज्वाइनिंग। अब अगला सवाल को लेकर बात करें कि एनसीसी भर्ती में क्या क्या प्रोसेस है या भर्ती होने की प्रक्रिया क्या है। आपको मोटे तौर पे बता दूं कि सबसे पहले फिजिकल होते हैं, फिजिकल के बाद मेडिकल होते हैं, मेडिकल के बाद में रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। और उसके बाद में एक इंटरव्यू शब्द भी आता है। वो इंटरव्यू नॉर्मल में नहीं होता है, जो भाई या जो बच्चा है वो आर्मी नेवल विंग्स से या फिर आर्मी एयर विंग्स से जो प्लान करके एनसीसी कर रहे हैं उनके लिए या एयर विंग्स के लिए होता है ये इंटरव्यू। बाकी इससे पहले जो होता है रिटन एग्जाम तक के लिए फाइनल होता है। अब हम फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल में आखिर होता क्या है। फिजिकल में रनिंग होता है, जो कि नॉर्मली अगर जूनियर डिविजनल पे बात करें तो गर्ल्स में है 400 से 800 मीटर की होती है, या बॉयज में बात करें कि 800 से 1000 मीटर या 1600 मीटर भी करा सकते हैं। और अगर मैं सीनियर डिविजनल की बात करूं तो 800 से 1600 मीटर तक की, लेकिन इसमें कोई क्लियर नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिटर्न में नहीं है कि इतनी ही कराएं। अगर 1600 मीटर भी आप लोग सभी 1600 मीटर की तैयारी करें, डिपेंड करता है वहां के जो अपना एएनओ सर है या कमांडिंग अधिकारी है, उस टाइम के ऊपर उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उनके पास अवेलेबल ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी दौड़ कराते हैं
या कितनी नहीं, ऐसा लिखित में नहीं है कि 1600 मीटर ही होगी, लेकिन आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कम से कम आप 1600 मीटर की तैयारी करें, फिर कितनी भी कराएं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1600 मीटर की कंपटीशन की तैयारी रखना है। चलो ये हो गया रनिंग। और रनिंग में अगर रनिंग के बाद में करें एक हाइट और चेस्ट वगैरह, हाइट और चेस्ट होता है, तो हाइट और चेस्ट का भी कोई इशू नहीं है इसमें, कि कहीं रिटर्न में नहीं है कि हाइट इतनी होनी चाहिए या चेस्ट इतनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वहां पे एएनओ सर है या कमांडिंग अधिकारी है, वहां पे सीट्स कितनी है और बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये कंडीशन उस टाइम अप्लाई करते हैं कि हमारे को तो जितनी सीट है उतने बच्चे निकालने हैं, लेकिन उन बच्चों में से छटनी कैसे करना है, तो वो एक परिस्थिति हो जाती है, उनकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मेरी हाइट कम है कि मैं जाऊं कि नहीं, आपको 100% एनसीसी करना है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि हाइट इतनी रिक्वायरमेंट है या चेस्ट इतना जरूरी है, तो इसके कोई रिक्वायरमेंट है। ये तब कंडीशन लगाई जाती है कि जब वो सीट कम है और स्टूडेंट भर्ती होने वाले ज्यादा है, तब वो कंडीशन लगाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, जो जितना कम हाइट वाला है या जिनका वेट कम है या जिनकी चेस्ट कम है, तो उसमें कोई ऐसा वो बाध्यता नहीं है। हो सकता है कम स्टूडेंट हो तो आपका 100% नंबर पड़ सकता है, तो इसमें कुछ नहीं है। कोशिश सभी करो, 100% भर्ती देखो जो देख सकते हैं। अगली बात कहूं कि इसमें अगला टेस्ट होता है जो फिजिकल में है, पुशअप्स होते हैं, तो नॉर्मली डिपेंड करता है वही एएनओ सर पे या कमांडिंग अधिकारी पे, बाकी नॉर्मली ये 20 से 30 तक लगवाते हैं और उसी में उसके हिसाब से फेल या पास करते हैं। अगला एक टेस्ट है इसी फिजिकल में, बीम है, बीम में भी है जो नॉर्मली 6 से 10 तक लगवाते हैं। और बीम के बाद में होता है कि सिटअप्स होते हैं। अब सिटअप्स भी जो नॉर्मली बच्चों को 15 से 30 तक लगवाते हैं, डिपेंड करता है उनकी सोच पर कि कितनी लगवाए। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन आप सभी को मिनिमम 30 की तैयारी करनी है और बीम की भी नॉर्मली 10 को मानकर तैयारी करनी है। वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिकल को पास या फेल किया जाएगा। तो लगभग सब बच्चे कर पाते हैं और कर सकते हैं, समय है आपके पास, उस हिसाब से प्री प्लान करके फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगली बात करता हूं मेडिकल में। मेडिकल कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रॉब्लम है या माइनरी प्रॉब्लम है और मेरे चश्मा लगा है कि मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा। ये मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मेडिकल में सिंपल मेडिकल होता है, जैसे तलवे चेक करना, आपके हाथ चेक करना, या चश्मा लगा है तो आपका 6x6 होना चाहिए चश्मे के बाद में भी, या तो आपका विजुअलिटी क्लियर होना चाहिए। ये माइनरी है, तो इसमें बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है, सिंपली बाहर से देखते हैं और तो मेडिकल का कोई खास इशू नहीं है, जनरली मेडिकल करते हैं। अब अगली बात करते हैं रिटन टेस्ट। जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो आपका रिटन टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब सबका सवाल ये होगा कि आखिर रिटन टेस्ट में होता क्या है या पूछते क्या है। तो रिटन टेस्ट में मैं बता दूं कि इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की। स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकते हैं, करंट अफेयर में थोड़ा बहुत टच होना जरूरी है और इस संबंध में सवाल आते हैं, तो बहुत हार्ड नहीं है। और फाइनली इस आपके जो रिटन में एग्जाम में जो क्लियर जो नंबर आए हैं उसी के ऊपर सिलेक्शन आपका फाइनल होता है और उसके बाद में इंटरव्यू और लास्ट में इंटरव्यू होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एयर विंग्स या नेवल विंग्स को लागू है। बाकी इसमें इंटरव्यू ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन के लिए। अभी अगला बहुत से बच्चों का सवाल है कि क्या गर्ल्स भर्ती हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि केवल बॉयज ही भर्ती होंगे, इसमें गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, प्रॉपर उनके लिए सब कुछ लागू है। तो गर्ल्स भी इसमें निश्चिंत होकर तैयारी करें और सब कुछ बॉयज और गर्ल्स बराबर है, तो उनको भी भर्ती मिलेगी। अगला एक सवाल और है कि जैसे कि एनसीसी के लिए क्या हॉस्टल में रहना पड़ेगा? तो इसके बारे में मैं बता दूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्टल में रहना जरूरी होता है। इसकी नॉर्मल ट्रेनिंग है, आपको सप्ताह में मात्र 2 दिन जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, तो घर से अप डाउन कर सकते हैं, या कॉलेज में हो तो आप कॉलेज से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक,
तो इसमें कोई बाध्यता नहीं कि हॉस्टल में रहना है, वो आप जो जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ना होता है, और जो घर में है तो घर से अप डाउन करना होता है, या कॉलेज से तो कॉलेज से अप डाउन करना होता है। अभी एक अगला सवाल है बहुत से बच्चों का कि क्या मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो क्या एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूं? जी बिल्कुल। इस सवाल का आंसर यह है कि आपकी कॉलेज में पहली बात तो जो बच्चा भर्ती होना चाहता है, कि पर्सनल मेरी तरफ से एडवाइस है कि जो बच्चा भर्ती होना चाह रहा है एनसीसी में, तो पहले से प्री प्लान करो कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो या जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो उस स्कूल में एनसीसी हो। और किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया, कोई परिस्थिति ऐसी है, तो भी ऐसा नहीं है कि एनसीसी में आप भर्ती हो नहीं सकते, हो सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन ये है कि एक तो आप खुद की कॉलेज से आपके प्रिंसिपल जो होता है उससे आपको एक एनओसी लेना होता है एनसीसी भर्ती होने के लिए। जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसको एक एनओसी देना होता है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो बनवाना होता है। नॉर्मली प्रिंसिपल बना के दे देता है। और दूसरा है कि आपको एएनओ सर से संपर्क रखना पड़ेगा कि आखिर भर्ती होती कब है, और होगी तो नंबर पड़ेगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा कष्टदायक है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिस कॉलेज या स्कूल में एनसीसी है तो प्रायोरिटी पहले उस कॉलेज या स्कूल के बच्चों को दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटी ना दे, वो सीट्स के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस हद तक उनको कोऑपरेट करके आपको लेते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन प्रायोरिटी पहले उस कॉलेज की हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको एडमिशन ना दे, वो एएनओ सर से आपको संपर्क रखना है ताकि उनके बारे में पता लग जाए कि भी कब भर्ती होने वाली है। एक ओपन बटालियन से भी भर्ती होती है, आपको उसके बारे में भी संपर्क रख के या उनके बारे में जानकारी रखना है कि जो ओपन बटालियन से भर्ती होती है आप उसमें भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भर्ती देख सकते हैं। अगला और एक सवाल है कि क्या एनसीसी में यूनिफॉर्म सिलाना पड़ता है या फिर मिलती है? इससे बहुत से सब बच्चों को डाउट्स है कि भाई हमारे को क्या यूनिफॉर्म खुद को सिलाना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एनसीसी यूनिफॉर्म प्रॉपर मिलती है और आपको सिलाना पड़ता है कि, लेकिन सिलाने के लिए भी आपको जो भी सिलाई होता है 300 से 600 रुपए या कुछ निर्धारित है, वो आपको अकाउंट में दे दिया जाता है। तो आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको मिलती है। अगला सवाल लेके चलता हूं, एनसीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आखिर निकलता कब है? अब इसका जो है नॉर्मली जवाब ये है कि नॉर्मली ये जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में निकलता है। बाकी ये हालात अनुसार अप डाउन भी होता है, तो आपको संपर्क रखना पड़ेगा एनसीसी कॉलेजों से या स्कूल से या एएनओ सर से, ताकि आपको इनसे टच में रहोगे तो आपको उन भर्तियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी और दूसरा तरीका ये भी है कि आप नोटिस बोर्ड होते हैं स्कूल में, उस नोटिस बोर्ड पे भी चिपका दिया जाता है नोटिस कि ये भर्ती कब होने वाली है। या आप अगर स्कूल में प्रेयर में जाते हो तो प्रेयर में भी चर्चा की जाती है या बोल के बताया जाता है कि ये चीज, ये भर्ती, ये जानकारी दी जाती है इस भर्ती से संबंधित, तब आपको पता लग सकता है। तो ये आपको खुद को टच रहना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसके बारे में जानकारी रखते हो। अभी हम लास्ट में चलते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, कि हमने भर्ती हो गए सब ठीक है, कि हमारे को डॉक्यूमेंट आखिर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करूं कि सबसे पहले आपको मार्कशीट रिक्वायरमेंट है, कि आप भर्ती हो रहे तो जैसे 10वीं की मार्कशीट है या सीनियर डिवीजन में जा रहे हो तो मार्कशीट लगेगी। और इसके अलावा एक आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होगा, बैंक का पासबुक होगा। अभी बहुत से बच्चे कहेंगे हमारे पास बैंक का पासबुक आएगा, कि हमारा अकाउंट है नहीं, 18 साल से कम बच्चे, उनके छोटे उम्र के हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका खुद का हो, आपके पेरेंट्स का भी लग जाएगा। तो आप एक बैंक का पासबुक का फोटो देना पड़ेगा। अगली बात करेंगे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो है जो मिनिमम 8 से 10 फोटो लगती है। और आपको लेकिन 8 से 10 लगती नहीं ना, आपको कम से कम 10 से 15 कैरी करना है। और ध्यान रहे कि उसका बैकग्राउंड लाल हो, क्योंकि ज्यादातर बैकग्राउंड लाल में चलती है। और फिर है कि आपके पास में अगर सीनियर कैडेट में जा रहे हो, सीनियर डिविजनल में जा रहे हो, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट ए है एनसीसी वाला, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगली बात करूं स्पोर्ट्स से संबंधित, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको लगाने हैं।
और सबसे ज्यादा जरूरी है एडमिशन सर्टिफिकेट, कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके पास में एडमिशन कॉलेज के वो सर्टिफिकेट का रिसिप्ट होना चाहिए कि हाँ मैंने एडमिशन ले रखा है। और सबसे अंत में जब आपको देना है, या मैं कहूँ कि जब आपको मेडिकल वगैरह होंगे या आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको उस टाइम पे फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो कि एक मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से हो या सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब जो फिटनेस सर्टिफिकेट पर साइन करके देंगे, फिलअप करके देंगे कि ये एनसीसी करने के लिए फिट है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है शरीर में कि वो एनसीसी करने के लिए काबिल नहीं है। तो ये था आपके लिए एनसीसी के बारे में फुल डिटेल्स। ये आपके करियर में बहुत बहुमूल्य होने वाली है, क्योंकि आपको अगर भविष्य की करियर प्लानिंग कर रहे हो तो जरूर इसके बारे में गहराई तक जाने, और कुछ डाउट्स हैं वो आपके कमेंट्स देके अगला वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को इसका फायदा मिल सके। ऐसे ही और रोचक जानकारी लेके आएंगे। उसके लिए सभी को गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों को बगैर देरी के ये नई नई अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।